हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 1 जो लगा हुआ है हिंदी भाषा और उनका विकास, उनमें से हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को देखेंगे। ठीक है, मैं ये बता देना चाहती हूँ, ये जिस बुक से मैं पीडीएफ ये वीडियो बना रही हूँ, ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है। ये क्लास उनके लिए यूज़फुल है जिनके पास बुक नहीं है, या फिर उन न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास बुक भी है और उनको कैसे पढ़ना है। हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से यहाँ पे बताए जाएंगे। और ये बुक हालांकि बहुत ही अच्छी है, वैसे आप लोग खुद भी देख सकते हो। तो आई होप मेरे ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो फिर देखते हैं हम आज का क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है हमारे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो विश्व भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वानों ने विभक्त किया है। सामान्यतः जो है 2796 से 3000 तक के बीच की भाषा मानी जाती है। संसार की भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण, और फिर यहाँ पे जो आ जाएंगे पारिवारिक वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आकृति मूलक। हाँ, एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ, जो अगर इनका नोट्स बनाना चाहते हैं, जिनके पास अगर ये नहीं है तो वो हमको मैसेज कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आकृति मूलक वर्गीकरण। यहाँ पे ये पारिवारिक वर्गीकरण, यानी कि यहाँ पे दो भागों में हम बोल सकते हैं यहाँ पे बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आधार जो इनका है क्या है, वाक्य रचना के रूप में। और किसका, आकृति मूलक का अगर हम पारिवारिक वर्गीकरण को देखेंगे तो रचना तत्व और अर्थ तत्व के आधार पे। ठीक है, अगर हम आकृति मूलक का अन्य नाम देखेंगे तो रूपात्मक वर्गीकरण हो जाता है, रचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण और व्याकरणात्मक वर्गीकरण, और पदात्मक वर्गीकरण, पदाश्रयी वर्गीकरण। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि आकृति मूलक की जगह पर अगर इतना सारा भी नाम दिया हुआ रहेगा तो ये इन्हीं का नाम है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पारिवारिक वर्गीकरण के जो और नाम है, वंशात्मक वर्गीकरण, वंशानुक्रमिक वर्गीकरण, कालानुक्रमिक वर्गीकरण और ऐतिहासिक वर्गीकरण। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैं बताऊंगी किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं और कैसे बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस चेंज होने के बाद बहुत डीपली ज़्यादा क्वेश्चंस जा रहे हैं। ठीक है, इनका देखते हैं उल्लेखनीय बिंदु जो इम्पोर्टेंट है इसमें। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार प्रोफेसर स्लोगन ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर स्लोगन ने। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि आकृति मूलक वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास या फिर पहला वर्गीकरण किसने किया था, तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रोफेसर स्लोगन। ठीक है, आगे हम देखें यहाँ पे आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषा के को दो भाग किए जाते हैं। पहले है योगात्मक अयोगात्मक, फिर है योगात्मक भाषा। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखें इनके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। पारिवारिक वर्गीकरण निम्न बातों के आधार पर होती है: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे इनके इतने पद रचना, वाक्य रचना, इसके आधार पर ये हमारा पारिवारिक वर्गीकरण आता है। अगर इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से नहीं आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में दे देंगे पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि या फिर अर्थ, शब्द और स्थायी, इनमें से कौन से नहीं है, तो इसमें से जो सा नहीं रहेगा आप उसको बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं जो बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आकृति मूलक वर्गीकरण को यहाँ दो भागों में बांटा गया है, अयोगात्मक और योगात्मक। ठीक है, हम आगे देखते हैं। विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, भोलानाथ तिवारी और विलेहम फोन हुवोल्ट ने भाषा परिवार की संख्या कितनी मानी है? 13 मानी है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे फ्रेडरिस म्यूलर ने भाषा परिवार की संख्या 100 मानी है। निर्विवादित रूप से 4 भाषा परिवार और 18 भाषा परिवार को महत्व दिया गया। मतलब कि जिसमें कि कोई विवाद अगर नहीं है, मतलब निर्विवादित रूप से, मतलब कोई इशू नहीं है उसमें, वैसे टाइप से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र उनका 4 आ गया और उसके अंतर्गत
फ्रेंड 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया गया। तो यहाँ देखते हैं यहाँ से जो काफ़ी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया बोल सकते हैं हम आपको इसको, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागर भूखंड और अमेरिका भूखंड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें भाषा परिवार, तो इसके अंतर्गत कितनी, यानी कि इसके अंतर्गत 10 भाषाएं आती है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे 3 भाषाएं आती है, इसके अंतर्गत अगर बात करेंगे 4 भाषाएं, और इसके अंतर्गत 1 परिवार आती है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हम देख लेते हैं भारत रोपीय भाषा परिवार, और उसके बाद यहाँ पे द्रविड़ भाषा परिवार, और यहाँ पे कोकुशीय परिवार, यहाँ पे वुरुष्खीय की परिवार, फिर यहाँ पे उराउली परिवार। यानी कि ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड, लेकिन मैं यहाँ और यहाँ पे जो ये बता, और ये चीनी भाषा परिवार, ये सारे प्रीवियस में 2-4 आ गए हैं जिनको कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी पढ़ने के लिए तो वैसे बहुत ज़्यादा है, तो उतना मतलब वो पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब देखे जा रहे हैं कि प्रीवियस में कि ऐसा पूछा जा रहा है। नहीं तो पढ़ने के लिए तो हिंदी में तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे तो उम्र भी निकल जा सकती है पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ खैर मजाक है, भारोपीय परिवार की अगर हम यहाँ डिफिनेशन को थोड़े देखें तो यहाँ पे आ जाएंगे भारोपीय परिवार के अन्य नाम जो है इंडो जर्मन, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार। अगर ऐसे आ जाए कि भारत रोपीय परिवार के इनमें से कौन से नहीं आते, फिर कौन से हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई ठीक नहीं है सिलेबस चेंज होने के बाद, और उसके बाद जितना डीपली अभी क्वेश्चंस जा रहा है। तो आगे हम देखते हैं ध्वनि के आधार पर भारत रोपीय परिवार को 10 शाखाओं में शतम और केतुम 2 वर्गों में बांटा गया। यहाँ से फ्रेंड्स पहले भी प्रीवियस में क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। शतम के अंतर्गत हमारे 4 भाषाएं आ जाती हैं, और कोतुम के अंतर्गत यहाँ पे 6 भाषाएं आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 4 10 भाषाएं। तो शतम के अंतर्गत जो आती है वो आती है भारत ईरानी, ठीक है। यहाँ पे फिर आती है वाल्टो स्वाल्विक, ठीक है, फिर ओमनी और फिर अल्बानी, ठीक है। कोतुम के अंतर्गत जो आती है जर्मनिक, फिर केल्टिक, फिर ग्रीक, फिर तोखरी, फिर हिटाइल, फिर इटालिक, ठीक है। ये इसके अंतर्गत आती है। आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, भारत ईरानी के 3 उप वर्गों में बांटा है, किसने, ग्रियर्सन जी ने। तो यहाँ से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या नाम दिया है, ईरानी, दारद और फिर भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए हमारे जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखें, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो देखना ही बहुत ज़रूरी है। देखते हैं यहाँ पे प्राचीन आर्य भाषा, इनका समय क्या रहा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इनका समय 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व रहा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत क्या क्या, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत जिससे कि वेद ग्रंथ ये सब लिखे गए हैं, लौकिक संस्कृत जो आम जनता द्वारा यूज़ किए जाते थे, ठीक है। इनका भी समय यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। मध्यकालीन की बात करें, इसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ फ्रेंड, पाली को ही बोला जाता है यहाँ पे प्रथम प्राकृत, ठीक है। इसको प्राकृत और द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, ठीक है। यहाँ पे भी आप इस तरह के भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इनका समय अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ठीक है। यहाँ पे इसका समय देख सकते हैं। और यहाँ देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आप प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन उठाएंगे 2019 में तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें से स्पष्ट रूप से दे दिया गया है हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि, मतलब और सारे भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका समय जो है 1000 ईस्वी है, ठीक है। तो देखते हैं फिर यहाँ आगे हम मध्यकालीन, यहाँ से हमारा जो था ये हमारा आधुनिक, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हो गया। यहाँ से हम देखते हैं
सॉरी फ्रेंड, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में सबसे पहले आप लोगों को बताया कि ये पाली आता है, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में और ये सब भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पाली शब्द की उत्पत्ति विद्वानों में अलग अलग शब्द से मानी है, ठीक है। क्या कौन कौन से शब्द से मानी है, अब इसको थोड़ा सा हम देखने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। पल्ली से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई। पल्ली का अर्थ होता है ग्राम्य, ठीक है। इस प्रकार पाली का अर्थ होता है ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान पल्ली को प्राकृतिक का तद्भव रूप मानते हैं। उसके अनुसार प्राकृतिक में पाइलिन अर्थात अंत में पाली हुआ। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटली यानी कि पाटलिपुत्र से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ मगध की भाषा है, ठीक है। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से माना जाता है। बुद्ध वचनों में जो पंक्ति प्रयुक्त की जाती है उन्हें पाली कहा जाता है। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या फिर रक्षा करने वाली भी मानते हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये सारे चीज़ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। मैंने रटने की बात नहीं कहा, मैंने फ्रेंड बस पढ़ने की बात कहा है। आपने इनको 2-4 बार पढ़ लिया। अगर इनमें से मान लीजिए कि ये इनकी विशेषता में ही आ गए विद्वानों द्वारा। अगर क्वेश्चन जितने डीपली जाते हैं, अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है या फिर इनमें से कौन सा है। इन विशेषता को अगर आपको पता रहेगा तो आप उनका कोडिंग में अगर ABCCBD ऐसे करके भी दिया रहेगा तो आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, ये इनके आ गए इसके अंतर्गत। अब यहाँ पे देखें पाली शब्द की उत्पत्ति और विद्वानों ने कैसे कैसे क्या क्या माने। यह विद्वान जो है आचार्य विधु शेखर ने कैसे माना इसकी उत्पत्ति। पंक्ति, पत्ती, पट्टी, पल्ली, पाली, ठीक है, यहाँ माना है। मैक्स वॉलेयर ने कैसे माना है। पाटलिपुत्र और पाली यानी कि पा, ये वाला आप लोगों को पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, अ होता है। संस्कृत में इसको अ लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। भिक्षु जगदीश काश्यप ने पाली माना है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे भंडारकर व वाकर नागर ने प्राकृतिक पाडर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इनका देख लीजिए जो है उदय नारायण तिवारी का, यहाँ पे जो है पा निज्ञ और ली बराबर पाली, ठीक है। इन्होंने इस तरह से माना है, ठीक है। इसमें से आप लोग ये सब देख सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप लोग देख सकते हैं इनको, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहेंगे मैं उसको जोर दे के खुद ही बोलूँगी, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस क्योंकि पाली के अंतर्गत पाली भाषा में ही मतलब बौद्ध धर्म की मतलब प्रचार प्रसार हुआ है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। सुप्त पिटक के अंतर्गत क्या क्या है ये देख लेते हैं। बुद्ध के उपदेश का संग्रह है, इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। 5 निकाय में क्या क्या आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। खुद्दक निकाय, दीघ निकाय, मिघिजम निकाय, संयुक्त निकाय और अगुंतर निकाय, ठीक है। विनय पिटक संघ संचलन के लिए दिए गए शिक्षकों का संकलन है। विनय पिटक में विनिम्न ग्रंथ है कौन कौन से ग्रंथ है यहाँ पे देख सकते हैं। महावाग्य, चुल्ल वज्ञ, पाचित्य, फिर यहाँ पे देख सकते हैं पराचिक, फिर यहाँ पे पारिवार, ठीक है। यहाँ पे अभिधम्ब पिटक में धर्मों का विश्लेषण किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे पाली के संबंध में विद्वानों के कुछ ग्रंथ जो हैं उनके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। अट्टक कथा साहित्य आचार्य बुद्ध घोष 5वीं सदी का है। और यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं विशुद्धिगम और आचार्य बुद्ध घोष का 5वीं सदी। कच्चायन व्याकरण महाकच्चायन जी का, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 7वीं सदी का है। फिर मंगलालान व्याकरण मोगलान का है, सॉरी फ्रेंड
मोगलान व्याकरण मोगलान का है। फिर शदीय नीति व्याकरण अंगानवस का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये सब देख सकते हैं जो इनके बारे में यहाँ पे जो दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है इससे ये संबंधित है, यहाँ पे जो प्लस लगा हुआ है इनसे ये संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मतलब लगा हुआ है इनसे ये संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। मैं पूरा अगर डीपली एक्सप्लेन करूँगी फ्रेंड तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैं उन्हीं सबको ज़्यादा ये कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम पाली की विशेषता को देखेंगे। तो यहाँ पे अब इनकी ये ध्वनि के बाद ध्वनि संरचना संबंधित देखते हैं। कात्यायन के अनुसार 41 ध्वनियाँ, 8 स्वर, 33 व्यंजन। मंगलालन के अनुसार पाली ध्वनि और ध्वनियों की संख्या जो है 43 है और इसमें 10 स्वर और 33 व्यंजन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनका जो ये सब जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। पाली में प्रयुक्त वर्ण जो है यहाँ पे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर जो भी दिए हैं ओ आ ई उ ओ, आ ई उ ए ओ, ठीक है। यहाँ पे व्यंजन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी दिए गए हैं। संस्कृत में री और री पाली में समाप्त हो गई थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि संस्कृत में जो ये हमारे री थे, ये री और ये री थे, पाली में वो नहीं थी, ठीक है। तालव्य शो, मूर्धन्त शो और दंत शो हो गया था। जैसे कि तालव्य शो, मूर्धन्त शो क्या हो गया था, यहाँ के दंत शो आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे शिष्य इस तरह होता है तो यहाँ पे शिष्यों, ठीक है, इस तरह का टाइप से कुछ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाली की व्याकरणिक संरचना में ये कुछ दिए हुए हैं। ये सब फ्रेंड्स इतने इम्पोर्टेंट्स नहीं है बट आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी दिए गए हैं आगे देखते हैं। प्राकृतिक मध्यकालीन आर्य भाषा, यानी कि वहाँ पाली देखे थे, यहाँ प्राकृतिक। मोटे तौर पर प्राकृतिक का समय जो है, प्राकृत का समय जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे प्राकृत के विकास की अवस्था में किशोरी दास वाजपेयी जी ने इनको 3 चरणों में बांटा है। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और यहाँ पे तृतीय प्राकृत, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे ये सबको थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। प्राकृत एक जन भाषा रही जो प्राचीन प्रचलित जन भाषा है। यहाँ नमी साधु ने प्राकृतिक के संबंध में पाक पूर्व कृत प्राकृत अर्थात पहले से बनी हुई भाषा। द्वितीय प्राकृत की अगर यहाँ बात करें, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा को सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनाती है। हेमचंद लिखते हैं, मतलब ये कथन हो गया यहाँ पे, प्राकृत संस्कृत के ततत भवतत आगत, यानी कि प्राकृत अर्थात प्राकृत का मूल संस्कृत और जो कि संस्कृत से आगत है वो प्राकृत है, मतलब जो संस्कृत से आई हुई है। द्वितीय प्राकृत में साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। द्वितीय प्राकृति को साहित्यिक प्राकृत, ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इनको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तृतीय में देखेंगे प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश। कुछ विद्वानों ने तृतीय अपभ्रंश को क्या बोलते हैं, तृतीय प्राकृत। पहली, अब फ्रेंड्स यहाँ एक बात आप लोग नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है, पहली प्राकृत यानी पाली, द्वितीय प्राकृत यानी प्राकृत, तृतीय प्राकृत यानी अपभ्रंश, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे प्राकृत की विशेषता में जो है इनकी ध्वनि संरचना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने यहाँ से क्वेश्चंस नहीं अभी तक में बने हुए हैं, वैसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं अगर बताने का थोड़ा कोशिश करूँ, यहाँ पे व्याकरण संबंधित कुछ शब्दकोश यहाँ पे दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राकृत को लेकर विद्वानों के जो मत हैं कुछ, इन सब को थोड़ा सा देख लीजिए जो भी हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में मुख्य प्राकृत यानी कि मागधी, अवनतीजा, प्रज्ञा, शूरसैनी यानी कि शौरसैनी यहाँ बोल सकते हैं, अर्धमघी, वाहलिक और यहाँ पे देख सकते हैं दाक्षिणात्य, महाराष्ट्री, ये मुख्य प्राकृत के अंतर्गत किन्होंने, भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में इनका भेद किया, ठीक है। गौण विभाषा के अंतर्गत साबरी, आभरी, चंडाली, सचरी, द्राविणी और फिर यहाँ पे देखेंगे उदराज और
वनेश्री, ठीक है। यहाँ पे बलरुचि जी ने प्राकृत, सौरसैनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत, पैसाची प्राकृत, यानी कि इन्होंने ये प्राकृत के भेद किए। फ्रेंड्स ये सब विद्वान थोड़ा इंपॉर्टेंट आते हैं, इनको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। हेमचंद जी की बात करेंगे तो प्राकृत व्याकरण इनका ग्रंथ, यानी कि देखिए भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, वरुचि का प्राकृतिक प्रकाश, हेमचंद का प्राकृतिक व्याकरण, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फिर आ जाएंगे और सिर मतलब कि यहाँ पे अर्धमगही, चुलिका, पैसाची और भ्रंश, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चुलिका, चुलिका के बारे में जो बताया है इन्होंने, चुलिका को इन्होंने भूत भाषा कहा, किसने? दांडी जी ने, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा और दिखाने का, अभ्रंश की बात करें, वहाँ पे पाली देख लिए, प्राकृत देख लिए, अब हम अभ्रंश को देखते हैं। अभ्रंश तीसरी अवस्था है। अभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच कड़ी है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी सदी से माना है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी एक आ जाएंगे। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभारी और अभिरोक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये सभी फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, इनको पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे वाक्य पदीय और भृत्यहरि ने बताया कि सर्वप्रथम व्यार्डी ने संस्कृत के मानक शब्दों में भिन्न संस्कार यानी कि च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है, ठीक है। यहाँ भृत्यहरि जी ने क्या कहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वार्डी का ग्रंथ जो है लक्षण श्लोकात्मक संग्रह अनुपलब्ध है, इनका ग्रंथ ये है और जो है अनुपलब्ध है। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश के प्रमाणिक प्रयोग से पतंजलि के अपभ्रंश के प्रयोग में अपशब्द का समानार्थ रूप है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग करके चंडी यानी कि चंड छठी सती में ग्रंथ प्राकृतिक लक्षण में किया है। किसमें किया है? उदय नारायण तिवारी जी ने प्राकृतिक लक्षण ग्रंथ के अनुसार भोलानाथ तिवारी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, बोला गया है कि उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार, मतलब दोनों के अनुसार इसमें बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड ये शुक्ल जी तो जानते ही हैं हिंदी साहित्य में कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शुक्ल जी ने अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें अपने पिता गुहसेन यानी कि विक्रम संवत, आपको पता होगा कि इन्होंने विक्रम संवत में बताते हैं, आप लोग को पता होगा कि 57 ज़्यादा रहता है ईस्वी से, ठीक है। तो विक्रम संवत संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये इनका कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है शुक्ल जी का। विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश में प्रयोग की जाने वाली आचार्य दांडी ने प्रयुक्त शब्द जो है वो बता रहे हैं। आभारियों की भाषा आभारी, भरत मुनि ने अभिरोक्ति और वाग्भट हेमचंद ने ग्राम्य भाषा, कीथ के उपभ्रंश से संबंध में अभिरो और गुर्जरों ने माना है, ठीक है। आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, ये सब उतना मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा जो ये इम्पोर्टेंट है, रुद्रट ने काव्य अलंकार में 6 भाषाओं का उल्लेख किया, जिसमें अभ्रंश भी है। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। ग्रिएशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महाकवि वाल्मीकि जी ने विक्रमो उर्वश्यम के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा, यानी कि आप लोग को ये पता होगा, ये मैंने पहले भी बताया, भविष्यत कथा धनपाल जी का अपभ्रंश का प्रथम संबंध काव्य भाषा है। डॉक्टर याकोबी ने इनका संपादन किया। किसने किया? डॉक्टर याकोबी ने। ये ग्रंथ किसका है? धनपाल जी का। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के भेद, तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोग ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, कि किसने किसने क्या क्या माना है, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं इनको
नगर गुजरात की बोली उपभाषा, ये सभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अपभ्रंश की रचना को यहाँ पे देख सकते हैं। अपभ्रंश की रचना यहाँ पाउमचर्यू 8वीं सदी, ये स्वयंभू जी का है, ठीक है। महापुराण 10वीं सदी, पुष्पदंत का कितना पुष्प लाना है आपको बताइए, पूजा करने के लिए 10 पुष्प लाना है तो 10वीं सदी, ठीक है। तो महापुराण हो जाएगा 10वीं सदी। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्वयंभू ने 90 सदियों इसमें 90 संधियों में 5 कांड राम कथा का विशाल ग्रंथ है पाहुमचर्यू, ठीक है। अगर हम महापुराण की बात करेंगे तो 120 संधियों में, यानी कि अध्याय बोल सकते हैं शायद फ्रेंड, और इसको 63 महापुरुषों की चरित्र निर्माण है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, इसको आदि पुराण और उत्तर पुराण, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए। डॉक्टर हरदेव बिहारी ने 7वीं से 11वीं सदी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा। अब यहाँ पे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी ने धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास में एक स्थिति माना है, जिसके अनुसार 6 से 11वीं शती प्रत्येक प्राकृतिक का अपना अपभ्रंश कहा है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं धीरेन्द्र वर्मा ने यह भी कहा कि प्रत्येक प्राकृत अपभ्रंश है। इस दृष्टि से अपभ्रंश की 5 स्थितियों को स्वीकार किया है। किसने? धीरेन्द्र वर्मा जी ने। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। शौरसेनी, पैसाची, मागधी, अर्ध मागधी और महाराष्ट्री। शौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्ध मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे अवहट जो दिया हुआ है, अवहट का क्या समय रहा है यहाँ पे देख लीजिए। 1900 से 1100 ईस्वी निश्चित किया गया है, 14वीं सदी है इनका समय। अवहट भाषा अपभ्रंश की पुरानी हिंदी के बीच में कड़ी का काम करती है, ये कथन है सुनीति कुमार चटर्जी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में ज्योतिश्वर ठाकुर में मिलता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संदेश रासक अब्दुल रहमान जी का अवहट का उल्लेख मिलता है। प्राकृतिक पेंगलम टीकाकर वंशीधर इसकी भाषा को अवहट मानते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे विद्यापति जी का विद्यापति कृतिलता की भाषा अवहट कहा है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश, ये सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कोटेशन, ठीक है, पॉइंट वाइज। अपभ्रंश अवहट एक ही भाषा माना है। अपभ्रंश का विकास अवहंस का रूप है। अपभ्रंश का विकास अवहट का रूप है। कुछ विद्वानों ने अवहट के ग्रंथ में यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर का रोड कवि का है, ये तो आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी ये सब करवा दिया। अगर हम पुरानी हिंदी की बात करेंगे फ्रेंड, इसमें से जो भी कोटेशंस होंगे वो इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पुरानी हिंदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्तीय अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है, ठीक है। 8वीं से 9वीं सदी और सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकली है हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा, लेकिन निसंदेह अपभ्रंश का कवि है। इनकी कृतियों में कहीं विकासमान हिंदी का प्रयोग अवश्य मिलता है। पाउमचर्यू में भी उदयमान हिंदी की छीटपुट उदाहरण है। विद्यापति ज्योतिश्वर ठाकुर के यहाँ पूर्वी हिंदी का बीज मिलता है, यानी कि विद्यापति में, ज्योतिश्वर ठाकुर में भी मिलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो नाथों और योगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा हुआ रूप दिखाई पड़ता है। आगे हम देखेंगे फ्रेंड यहाँ, तो ये हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा खड़ी। एक मिनट फ्रेंड, देखते हैं, हाँ ठीक है। आगे हम यहाँ पे अब देखते हैं खड़ी बोली की दक्षिणी रूप में आरंभिक हिंदी के लिहाज से अधिक परिष्कृत और सरफुद्दीन बु अली ने की मृत्यु पर लिखा है कि सजन सकरे जाई नैन। ये फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने
खुसरो की शायरी, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे भी खुसरो के शायरी में तो मिलते ही हैं। हरदेव बिहारी द्वारा लिखा गया है कि अतः हम माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचारों से सहमत हैं, तो रोडकृत राउर बेल एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें कि हम भाषा के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, तो ये विद्वानों का कथन है, इनको थोड़ा सा भी ध्यान दे दीजिएगा। आगे हम यहाँ पे देखेंगे अवधि खड़ी बोली दक्षिणी एक भाषा ग्रंथ 1250 से पहले उपलब्ध है। यही तीनों भाषा ऐसी है जिसमें कि पारंपरिक रूप से आगे चलती है। ठीक है, आगे हम अब यहाँ पे जो ये फ्रेंड है ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियरली दिखेगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या समानता है और क्या क्या है। अपभ्रंश है, यहाँ पे अवहट है, पुरानी हिंदी है, तो यहाँ पे इसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इनका समय जो है 7वीं, आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिस करते रहिएगा मैं किसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो 7वीं से 8वीं, सॉरी फ्रेंड, 7वीं से 9वीं सदी, 9वीं से 11वीं और 12वीं से 14वीं सदी। ठीक है, ए और औ का प्रयोग, ए और औ का अभाव था, यानी कि अपभ्रंश में नहीं मिलता था, ए और औ मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे बैल, चौड़ा। ठीक है, यहाँ पे फिर देखते हैं ए और ओ के अत्यधिक प्रयोग थे, अत्यधिक में यहाँ पे देख सकते हैं मोर, चोखे, कुछ ऐसे टाइप्स के शब्द हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ री का ए और ए परिवर्तित है, जैसे कि कृष्ण, कान्हा, ऐसे परिवर्तित रूप यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। इसी प्रवृत्ति का अधिक विकास हुआ, मतलब ऐसे ही टाइप का यहाँ भी विकास हुआ है, विकास की यही प्रक्रिया चलती रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे द्वितीकरण और दीर्घकाल प्रवृत्ति। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सब आप देख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब इतने डीपली नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ऊपर में जो ये समय इनका जो भी था ये मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया, वैसे आप लोग ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लिंग कारक ये सब हैं, मतलब किसके किसमें क्या प्रयोग किया गया, आई होप आप लोगों को ये क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आप लोग देख सकते हैं खुद से भी, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि इसमें ये हमारा मध्यकालीन तक हो गया, मेरा आधुनिक भी मैं इसी वीडियो में कर देना चाहती हूँ, जो मेरे मतलब इस PDF में नहीं है, तो हम देखते हैं दूसरा PDF। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा आ गया जो है वो हमारा आ जाएगा आधुनिक, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसका 1880 ईस्वी में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण हॉर्नेल ने किया है। हॉर्नेल के अनुसार भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वर्गीकरण में जो किया गया है पूर्व गोडियन, पश्चिम गोडियन, उत्तरी गोडियन, दक्षिण गोडियन। ठीक है, यहाँ पे इसके अंतर्गत जो भाषा थी पूर्वी हिंदी, बांग्ला, ओसमिया, उड़िया, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मराठी, और फिर यहाँ पे ये फ्रेंड्स देख लीजिएगा आप लोग, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक्स ऑफ सर्वे इंडिया में प्रदत्त वर्गीकरण यहाँ बाहरी उपशाखा। ठीक है, बाहरी उपशाखा के अंतर्गत इन्होंने 3 भाग किए हैं, उत्तर पश्चिमी समुदाय, दक्षिणी समुदाय, पूर्वी समुदाय, लहदा और सिंधी, मराठी, और यहाँ पे उड़िया, और यहाँ पे बिहारी, बांग्ला, ओसमिया। ठीक है, यहाँ पे मध्य उपशाखा के अंतर्गत मध्यवर्ती समुदाय, और इसके अंतर्गत आ जाती है यहाँ पे पूर्वी हिंदी। भीतरी उपभाषा के अंतर्गत केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय, जिसके अंतर्गत ये सारी भाषा हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये इतना क्या बोलें, ये सब इम्पोर्टेंट इतना नहीं है क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा डीपली दे दिया जाता है, लेकिन इतने सारे से क्वेश्चंस आते नहीं हैं, आप लोग प्रीवियस को देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे देखते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण के आधार पर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की है और अपना वर्गीकरण किया है। ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी ने, मतलब उनका नहीं माना, इन्होंने खुद अपने से दिया हुआ है। तो क्या दिया है देखते हैं इसमें, उद्दीच्य, इसके अंतर्गत ये सारे रखे, प्राची, जिसके अंतर्गत प्रतीच्य, और फिर यहाँ मध्य देशीय, यहाँ पे फिर प्राच्य, फिर यहाँ पे दक्षिणात्य, महाराष्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करके अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, यानी कि उद्दीच्य यानी कि सिंधी, लहंदा और पंजाबी, प्रतीच्य गुजराती, और मध्य देशीय यहाँ पे अगर देखेंगे तो राजस्थानी,
राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती, बिहारी, ये सब इसके प्राची के अंतर्गत ये आ जाएंगे। दक्षिणी या इसके अंतर्गत मराठी, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो आते हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैं पहले ही बोल देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि भोलानाथ तिवारी जी जानते हैं ना, हिंदी भाषा में इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब योगदान है, ठीक है। तो देख सकते हैं अपभ्रंश और आधुनिक निर्मित भाषाओं में क्या गया, ब्रचड़ अपभ्रंश को पश्चिमोत्तरी भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो आ जाते हैं लहंदा, पंजाबी, सिंधी, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं पश्चिमी और पश्चिमी हिंदी, ठीक है। सौरसैनी के राजस्थानी, गुजराती, सॉरी फ्रेंड, राजस्थानी, पहाड़ी और फिर गुजराती, ठीक है। अर्धमगही के अंतर्गत इसे हम पूर्व मध्य पूर्ववर्ती भी बोलते हैं, ठीक है, पूर्ववर्तीय बोलते हैं, इसके अंदर पूर्वी हिंदी। मागधी के अंतर्गत यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पूर्वीय, बिहारी, उड़िया, बिहारी, बांग्ला, ओसमिया, उड़िया, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, दक्षिणी इसको भी बोलते हैं, इसमें आ जाते हैं मराठी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इससे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आप लोग इसको जहन में रख लीजिएगा। और वैसे भी मैं इनको याद करने का बहुत जल्द एक शॉर्ट ट्रिक लाऊंगी, जिसमें मुझे ये लगेगा कि बिल्कुल ट्रिक की ज़रूरत है, तो मैं उसमें ज़रूर लाऊंगी। और आगे हम देखते हैं, हरदेव बिहारी ने जो वर्गीकरण किया है, इनमें से ये है, आप लोग ये देख सकते हैं, हिंदी वर्गीकरण, मध्य, पहाड़ी, राजस्थानी, ये बिहारी हिंदी। हिंदीतर ओ हिंदी वर्ग के अंतर्गत उत्तरी में नेपाली, पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी, गुजराती, दक्षिणी, सिंगल आदि ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो प्रमुख आधुनिक आर्य भाषा की विशेषता, ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें से क्या बोल रहे हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में। लहंदा के अंतर्गत, लहंदा का अन्य नाम के अंतर्गत, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, नज़र एक डाल लीजिएगा आप लोग भी। हिंदी की, जाटकी, मल्तानी, चिभाली और पाठवारी लिपि में देखेंगे यहाँ पे शारदा लिपि और एक उप शाखा, ठीक है। लहंदा के शाब्दिक अर्थ पश्चिमी, ठीक है। पंजाबी में देखेंगे लिपि लंडा थी, जिसे सुधार करके गुरु अंगद के गुरुमुखी लिपि बनाई, ठीक है। आगे यहाँ मुख्य बोलियां में इसमें आ जाते हैं, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड। और यहाँ पे सिंधी का थोड़ा सा डिफिनेशन देख सकते हैं, ये सिंधी नदी के दोनों किनारे में बोली जाती है। इस लिपि गुरुमुखी लिपि, फारसी लिपि, यहाँ पे इसकी बोली देख सकते हैं आप लोग। गुजराती, इनका नाम गुजराती से सुनी। मराठी की बात करें इसमें कोंकणी, नागपुरी, और ये फ्रेंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। देवनागरी लिपि है, किंतु इसमें मोड़ी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। ओसमिया मुख्य बोली जो है इसमें विष्णुपुरिया और लिपि बांग्ला है इसका, ठीक है। और बांग्ला, फिर यहाँ पे बांग्ला के अंतर्गत देवनागरी लिपि बांग्ला में लिखी जाती है। उड़िया, इसमें उनकी जो है प्राचीन उत्तकल उड़िया भाषा है, और उड़िया भाषा और ब्राह्मी, और यहाँ पे बात करेंगे उत्तरी शैली में विकसित की गई प्रमुख बोलियां में इसकी ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहे होंगे। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो उनकी जो मतलब हिंदी भाषा में ही जो दूसरा मतलब आगे जो लगा हुआ है, मतलब उनके भौगोलिक विस्तार के बारे में, तो उनका ये रहेगा। मेरा ये क्लास अब कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा यूज़फुल रहेंगे। पेपर 1 से जुड़ना चाहते हैं तो मैम का क्लास है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल, आप जुड़ सकते हैं उनसे, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।